Today's video we're gonna learn about वृत्तीय गति. What is the centripetal motion? आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास तीन संबंध आते हैं. सबसे पहला, वृत्तीय गति होती क्या है. वृत्तीय गति होती क्या है? जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के सापेक्ष चारों ओर गति करता है तो इसे हम कहते हैं वृत्तीय गति. एंड यहाँ पर एक घूर्णन गति भी होती है. घूर्णन गति में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अटैच्ड होता है, लेकिन नॉट इन द वृत्तीय गति. वृत्तीय गति में अटैच नहीं होता. सीधी सी बात है. यहाँ पर हमने बिंदु लिया है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मोशन कर रहा है जैसे कि किसी रोड पर तुम घूम रहे हो. यहाँ पर हमारी वृत्तीय गति क्लियर हो चुकी है. ठीक है. सो वृत्तीय गति में हमारे पास दो टाइप की चीज आती है. एक आता है हमारे पास कोणीय वेग. पहला चीज जो आती है वो है कोणीय वेग. ठीक है. एंड जो सेकंड चीज आती है वो है हमारे पास रैखिक वेग या रेखीय वेग. अब जो कोणीय वेग होता है यह सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, तथा रेखीय वेग यदि कोई सीधी गति में कोई वस्तु जा रही है तो वो रेखीय वेग है. समझ गए? ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो इनके मध्य कुछ संबंध होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वस्तु को. यहाँ पर ये रही एक वस्तु जो इस सेंटर के चारों तरफ रिजॉल्व हो रही है, मतलब घूम रही है. अब आप देखोगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, आपको जानना ये चीज जरूरी है. मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या त्वरण होगा? आप कहोगे नहीं, त्वरण क्यों होगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है. यहीं पर आप रॉन्ग हो. अब देखो, सर्कुलर मोशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसका वेग कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. यहाँ पर मैं सिर्फ चाल की बात कर रहा हूँ. यदि चाल की बात करूँ तो त्वरण जीरो होगा, ये बिल्कुल सही है. लेकिन जब बात मैं वेग की करूँ तो यहाँ पर त्वरण जीरो नहीं होगा. पूछो क्यों? क्योंकि वेग के अंदर दिशा भी तो होती है. यदि दिशा परिवर्तित होगी, यदि दिशा में किसी भी प्रकार का चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की दिशा में भी चेंज आएगा. एंड हमें पता है कि त्वरण की दिशा में चेंज आने पर त्वरण उत्पन्न होता है. राइट. सो त्वरण उत्पन्न होगा यदि वेलोसिटी की दिशा में चेंज आएगा. बिकॉज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी अपॉन बी वेक्टर अपॉन डी टी. इफ वेक्टर चेंज होगा मतलब उसकी दिशा में चेंज आएगा तो उसके त्वरण में भी चेंज आएगा. यानी कि यहाँ पर हम सदिश की बात करें, बी सदिश, बी वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर जीरो नहीं होगा. ओके. हाँ, तो हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर हम बी वेक्टर लेते हैं. हम मानते हैं बी बराबर कांस्टेंट है लेकिन इसकी दिशा भी है. मीन्स त्वरण तो उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण बराबर कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो रिजॉल्व होता यहाँ पर वापस आ जाता है. सो हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. उसने इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस ट्रेवल किया. इस डिस्टेंस को मैं 2πr लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस, डिस्टेंस बाय रैखिक मोशन. रेखीय गति में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr. तो भाई इसने वृत्तीय यानी कोणीय, इसने कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन या कोणीय दूरी कितनी की, कोणीय दूरी इसके बराबर होगी, इसकी थीटा के बराबर.
इस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई या 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम करेंगे भाई साहब 2 पाई, एंड यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 पाई आर। ये है हमारे पास 2 पाई, ये हमारे पास है कोणीय दूरी, एंड 2 पाई आर है हमारे पास रेखिक दूरी। तो यहाँ देख सकते हो कि दोनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 पाई आर की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको x से डिनोट कर सकता हूँ, एंड इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ x डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई की जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो x मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, बराबर होगी x डैश के, अरे x डैश के बराबर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई की जगह x लिख दिया, एंड ये r है ये। तो यहाँ पर ये है हमारे पास क्या, रेखीय दूरी बराबर होगी कोणीय दूरी गुणा रेडियस के। ये हमारे पास एक संबंध आता है, इसे हम लिख सकते हैं x डैश बराबर x इंटू आर, वेयर x स्टैंड्स फॉर कोणीय दूरी तथा x डैश स्टैंड्स फॉर रेखीय दूरी। पहला संबंध क्लियर, x डैश बराबर x आर। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर w, इसे हम ओमेगा बोलते हैं, तथा रेखीय वेग बराबर b, जिसको हम सिर्फ b बोलते हैं, या वेग भी बोल सकते हैं, या रेखीय वेग भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेते हैं कोणीय वेग ओमेगा, एंड यहाँ पर रेखीय वेग b। ठीक है, अब ओमेगा बराबर क्या होगा, मतलब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है इसकी, x अपॉन t, एंड यहाँ पर यदि हम रेखिक वेग की बात करें तो v बराबर होगा x डैश अपॉन t। राइट, अब बताओ ओमेगा बराबर x अपॉन t है, सो x डैश बराबर फर्स्ट समीकरण से x r। ठीक है, तो यहाँ पर b बराबर होगा x r अपॉन t। सो यहाँ पर r हमेशा कांस्टेंट है, बिकॉज इट्स रेडियस, कॉज इट्स रेडियस। सो यहाँ पर हम r को अलग कर सकते हैं, r मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन टी, एंड x अपॉन टी तो ओमेगा होता है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हम, ओमेगा बराबर होता है x अपॉन टी, तो यहाँ पर मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। इसका मतलब हुआ b बराबर ओमेगा r। ये हमारा सेकंड संबंध है, इसमें दोनों संबंध के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है संबंध, दोनों संबंध याद हो जाने चाहिए और दोनों संबंध क्लियर है। पहला संबंध क्या था, x डैश बराबर x आर, दूसरा संबंध क्या था, b बराबर ओमेगा आर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये एक वस्तु है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, इट्स रिवॉल्विंग। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या है, यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी की, तो इसकी दिशा यूं होगी, राइट, या फिर यहाँ पर लूंगा तो यूं, यहाँ पर लूंगा तो यूं, यहाँ पर लूंगा तो यूं होगी ना। यदि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना वेलोसिटी की, सीधी सी बात है, वेलोसिटी की दिशा यूं होगी। लेकिन जब मैं बात करूँ त्वरण की, तो त्वरण की दिशा क्या होगी, त्वरण की दिशा वो होगी जिस दिशा के चारों तरफ वेलोसिटी की दिशा चेंज हो रही है। चेंजिंग फॉर्म ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण, यानी कि जिसके सापेक्ष वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो त्वरण होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऐसे देखो, यहाँ पर त्वरण चेंज हो रहा है, ये सब केंद्र के सापेक्ष, जैसे कि केंद्र के चारों तरफ। नहीं तो ये यहाँ पर भी ऐसे हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र के सापेक्ष, देख सकते हो, सीधी सी बात है, यहाँ पर
केंद्र के इधर है, इसलिए यहाँ पर केंद्र के इधर है। तो जो ये दिशा बनेगी ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी केंद्र के साथ। मतलब कि वेग की दिशा केंद्र की दिशा से परिवर्तित हो रही है, केंद्र की दिशा के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है। मतलब कि त्वरण की दिशा केंद्र है, त्वरण की दिशा केंद्र है। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, सो हमें पता चल चुका है कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा केंद्र की तरफ होती है। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे कि ये वाला वेक्टर ले लिया मैंने, एक ये वाला वेक्टर ले लिया, इसकी दिशा केंद्र की तरफ है। लेकिन ये कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो ये ट्राइंगल रूल को फॉलो कर रहा है। यदि ट्राइंगल रूल होता तो वो कैसे बनता, तो ऐसे बनता। हमें पता है ट्राइंगल रूल के अनुसार ये ऐसे बनता, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है। क्यों बन रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी सिद्ध कर दिया कि भाई साहब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व होने के कारण हो रहा है। मतलब कि एक्सेलरेशन की दिशा सेंटर में ही होगी। तो ये आ गया हम, तो ये एक ट्राइंगल मान लेते हैं। यहाँ पर ये आर है एंड यहाँ पर ये बिंदु है। ठीक है, देखो ये डेल्टा बी है, मतलब ये बी है एंड ये भी बी है, ये डेल्टा बी के बराबर होगा। डेल्टा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए वेगों को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि आर एंड आर, यहाँ पर देखो बी एंड बी दोनों आइसोस्केल्ड ट्राइंगल बना रहे हैं। मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। सो हमें पता है कि डबल एस समरूपता नियम से, अब समरूपता के 7 नियम होते हैं वैसे तो, 5 की बात कर लेते हैं। डबल ए, ट्रिपल एस, डबल एस, ऐसे तथा एएस, ये 7 नियम होते हैं समरूपता के, जिसमें से हम फर्स्ट नियम का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये त्रिभुज की, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 7 नियम थे। तो यहाँ पर डबल ए नियम का उपयोग करने से इस त्रिभुज की भुजा का इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इसके साथ कर रहा हूं, बराबर होगा। मतलब डेल्टा बी का बी के अनुपात बराबर किसके होगा? इसको मैं x मान लेता हूं या s मान लेता हूं। चलो, डेल्टा s अपॉन आर के बराबर होगा। यदि इसको मैंने डेल्टा माना, देखो ये दो भुजा एंड ये लंबी वाली भुजा, ये लंबी वाली भुजा, तो इस लंबी वाली भुजा का इस समान भुजा के साथ अनुपात इस लंबी वाली भुजा के समान भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब पंक्षांतरण कर लो। डी वी बराबर क्या होगा? बी इधर चला जाएगा, डी एस अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई बी। अब हमें चाहिए त्वरण। अब त्वरण कब प्राप्त होता है? जब हम डी बी अपॉन टी करेंगे। तो इस समीकरण में टी से भाग देने पर, इस समीकरण का टी से भाग देने पर, तो इस समीकरण का टी से भाग दो, तो हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन टी इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा एस अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन टी। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए, और चूंकि इसे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, तो मैं इसको ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेल्टा एस अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा एस बी अपॉन आर टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एस अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन आर लिख सकता हूँ ना। अरे क्या किया है? कुछ नहीं, बस ये टी इधर लिया या आर इधर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइक दैट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बी के बराबर होता है, तो बी मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन आर, तो ए सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। और ये हमारे पास आ चुका है अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला। सो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अभी तक हमने क्या सीखा इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला संबंध हमने सीखा था दैट x बराबर होता है x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय r के। सेकंड संबंध हमने सीखा था ओमेगा वेग बराबर होता है, रेखीय वेग बराबर होता है ओमेगा r के। तीसरी चीज हमने सीखी AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, बराबर होता है v² अपॉन r के। या फिर हम इसको, चूंकि हमें पता है b, यहाँ से हम लेंगे b बराबर ओमेगा बराबर, इसका पक्षांतर नीचे करेंगे br हो सकता है, ठीक है। तो हम b² की जगह ओमेगा, यहाँ पर b अपॉन r गुणा b लिख सकता हूँ मैं इसको, और b अपॉन r बराबर क्या होता है ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय b। सो AC बराबर होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय b, राइट। आज के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल टेक केयर।